नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे कल के वीडियो में देखे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची, यानी कौन कौन से प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल, उनके बारे में कुछ बातें हमने देखी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि क्या होती है मंत्रिपरिषद और क्या होती है मंत्रिमंडल और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। आज उस पर हम एक ही वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रधानमंत्री वाले वीडियो में वो लाइन पढ़ी थी कि संविधान के अनुच्छेद 74 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए या उनकी सहायता के लिए या सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होंगी, और जिसके प्रधान कौन होंगे, प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति उन्हीं की सलाह पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो आपको पता चल गया कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, कि जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति होते हैं उन्हें सहायता देने के लिए या फिर उन्हें सलाह देने के लिए क्या होती है, एक मंत्रिपरिषद होती है, और जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स के मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। इस लाइन से हमें यह पता चल रहा है कि मंत्रिपरिषद अलग होती है और मंत्रिमंडल अलग होती है। तो हम आगे यही देखेंगे कि क्या फ़र्क है दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक बड़ा ही कंफ्यूजन वाला है, हमें कभी पता ही नहीं चलता है कि मंत्रिपरिषद में कौन आते हैं या मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम वो डाउट दूर करेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो मंत्रिपरिषद होती है, थोड़ा आप शब्दों पर ध्यान देना। जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अगर हम बात करें पहले नंबर की, तो पहले नंबर में मंत्रिमंडल के मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य या कैबिनेट मंत्री। ये थोड़ा ध्यान रखो, कैबिनेट मंत्री। कुल मिला के मंत्रिपरिषद में कितने, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं उप मंत्री। अब देखो फ्रेंड्स, इन ऊपर वाली लाइनों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि कैबिनेट मंत्री किसे बोलते हैं, यानी जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उन्हें ही कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर बात करें अगर हम मंत्रिपरिषद की, तो उसमें तो 3 प्रकार के मंत्री होंगे, कैबिनेट भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे और उप मंत्री भी होंगे। लेकिन बात करें सिर्फ मंत्रिमंडल की, तो उसमें कैबिनेट मंत्री ही होंगे, बाकी ये दोनों भाग नहीं लेंगे। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें तो 3 मंत्री हैं। कौन कौन से, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की, तो उसमें कौन कौन से शामिल है, सिर्फ कैबिनेट मंत्री। आप ऐसे समझ लो कि मान लो जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, पूरा दूध है। आप ऐसे मान लो, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसे आप पूरा दूध मानो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें अगर इस मंत्रिमंडल की, तो मंडल मतलब मलाई, दूध की अगर हम मलाई की बात करें ना, तो वो तो है मंत्रिमंडल, और मंत्रिपरिषद क्या है, पूरा दूध, यानी दूध में से ही ये कौन सी कैबिनेट मंत्री है, वो क्या है, मलाई है। आप ऐसे समझोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी मंत्रिपरिषद में तो तीनों को शामिल करना है, लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही शामिल है। हुआ क्लियर? आगे चले फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि मंत्री किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कैबिनेट मंत्री या ये जो राज्य मंत्री या फिर ये जो उप मंत्री होते हैं, वो सदन के यानी संसद के किसी भी सदन से चुने जा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा की बात करें हम, चाहे वो राज्यसभा की बात करें। ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे संविधान में पहले सिर्फ मंत्रिपरिषद का उल्लेख था। मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान में पहले मंत्रिपरिषद का ही उल्लेख था। जो मंत्रिमंडल जो शब्द है ना फ्रेंड्स, बात करें अगर हम मंत्रिमंडल शब्द की, तो 44वां संविधान संशोधन सब जानते हैं कब हुआ, 1978 में, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था। इससे पहले हमारे संविधान में सिर्फ मंत्रिपरिषद शब्द का ही
उल्लेख था। और अगर हम बात करें 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा आप याद रखना कि मंत्रिमंडल शब्द हमारे संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1978 में। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो मंत्रिमंडल है वो मंत्री परिषद का एक लघु अंश यानी लघु भाग है। जैसे पूरे दूध का जो मलाई होती है वो क्या है? एक छोटा सा भाग है। उसी प्रकार जो मंत्रिमंडल है वो इस मंत्री परिषद का एक छोटा सा भाग है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स इसी वीडियो में हम जो ये कैबिनेट मंत्री उप मंत्री होते हैं ना, उनके कार्यों के बारे में भी और उनकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं कैबिनेट और उप मंत्री राज्य मंत्री क्या काम करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब है कि कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर कैबिनेट मंत्री जो कौन से मंत्रिमंडल के हैं यानी मलाई है, अब प्रधानमंत्री वो तो क्या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है, वो तो कैबिनेट में ही आएगा और कैबिनेट की अध्यक्षता ही कौन करेगा? प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया ही कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो कोई आदमी संसद का सदस्य है ही नहीं और फिर भी उसे मंत्री बना दिया जाए? तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक शर्त है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। यानी हम ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना तो सकते हैं लेकिन एक शर्त के साथ कि भाई आपको 6 महीने के अंदर चाहे लोकसभा के सदस्य बनो चाहे आप राज्यसभा के सदस्य बनो, किसी की भी सदस्यता ग्रहण कर लो, तभी आप मंत्री पद पर। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? पहले तो आप ये देख लो कि अनुच्छेद 75(3) के तहत क्या बोला गया है कि जो मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री के एक साथ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक मतलब सभी शामिल हो गए, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही बन गया कि मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन में अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो तो हमें क्या करना है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व का मतलब यह होता है कि यदि लोकसभा में किसी भी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि लोकसभा में मान लो किसी मंत्री के प्रति एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो जो पूरी मंत्रिपरिषद होगी जिसमें कौन से कैबिनेट, उप मंत्री, राज्य मंत्री, इन सबको क्या करना? त्याग पत्र देना पड़ेगा। वो एक लाइन है ना कि हम डूबेंगे तो एक साथ और तैरेंगे तो एक साथ। ठीक है, वही वाली बात यहाँ पे लागू होती है। तो अगर मान लो एक के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। फिर ये अगला पॉइंट देख लो फ्रेंड्स कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हम जानते हैं मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी प्रत्येक मंत्री का राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, ये भी पता है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा में मंत्री को विश्वास प्राप्त करते हुए जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकते हैं। मान लो प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि इस मंत्री को हटाना है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस मंत्री को हटा सकते हैं। ये अधिकार वास्तव में तो प्रधानमंत्री को ही प्राप्त है कि किसी मंत्री को रखना है या नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान है। ये तो हमने प्रधानमंत्री वाले वीडियो में भी कहा था कि वास्तविक प्रधान तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर बात करें संवैधानिक प्रधान की तो वो राष्ट्रपति होते हैं। उनकी बस ये होता है ना कि हाँ या ना वाला जवाब बस पूछा जाता है, बाकी प्रधानमंत्री करेंगे तो अपने मन की। तो किसी मंत्री को रखना है या फिर हटाना है उसका काम कौन करेगा? करेंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? फिर आगे वही पॉइंट्स कि ऐसा व्यक्ति भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो किसी सदन का सदस्य नहीं है।
लेकिन एक शर्त के साथ 6 महीने के भीतर भीतर उसे सदन की सदस्यता लेनी होगी, चाहे वो राज्यसभा की लो चाहे वो लोकसभा की लो। फिर अनुच्छेद 75(3) के तहत जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी अगर हम बात करें योजक कड़ी की, प्रधानमंत्री जो होगा वो राष्ट्रपति के और मंत्रिपरिषद के बीच योजक कड़ी का कार्य करेगा, यानी इनकी बातें इनको और इनकी बातें इनको ट्रांसफर करेगा, यानी योजक कड़ी का काम करेगा कौन, प्रधानमंत्री। अब देखो आगे फ्रेंड्स, हमने बोला था ना कि हम आगे डिटेल में देखेंगे कैबिनेट मंत्री। तो अब बात करें कैबिनेट मंत्री, जिन्हें क्या हम मंत्रिमंडल भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी कैबिनेट मंत्री होंगे वो मंत्रिमंडल में सम्मिलित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मंत्री वो होते हैं कि ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने का और भाग लेने का अधिकार होता है। जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो कैबिनेट मंत्री सारे के सारे उसमें उपस्थित भी होंगे और भाग भी लेंगे। एक और पॉइंट है कि अनुच्छेद 352 के अधीन, अनुच्छेद 352 मतलब राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर सलाह करेंगे। मान लो अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही सलाह मशवरा करेंगे, उन आगे वाले यानी राज्य मंत्री को और उप मंत्री को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जो इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं ना, उनमें सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही सलाह मशवरा करके वो कार्य करेंगे, राज्य मंत्री और उप मंत्री को इतना कोई योगदान नहीं होता है। आगे हम देखेंगे राज्य मंत्री। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। राज्य मंत्री होते हैं फ्रेंड्स कि इनके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है। मान लो किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार देना है तो वो राज्य मंत्रियों को दिया जाता है, या फिर ये कैबिनेट मंत्री के अधीन भी हो सकते हैं। कुल मिला के कैबिनेट मंत्री से अगर नीचे वाले की बात करें तो राज्य मंत्री। अब फ्रेंड्स लास्ट है उप मंत्री। उप मंत्री ऐसा मंत्री जो कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव वाले यानी राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। ये मतलब इन दोनों के अधीन कार्य करेगा। जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है वही उसे कार्य आवंटित करता है। मतलब जिसके अधीन ये कार्य कर रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है कार्य वो ही सौंपेंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगर वो ऊपर वाला समझ नहीं आया तो इस लाइन से आप समझ जाओगे कि प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों को और स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री को विभाग आवंटित करता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एक तो कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री को उनके विभाग का आवंटन करते हैं। अब जो अन्य मंत्री यानी जो उप मंत्री बचे हैं उनको कार्य का आवंटन कौन करेगा, कैबिनेट मंत्री। अन्य मतलब जो उप मंत्री है ना उन्हें कौन काम बांटेगा, कैबिनेट मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि क्या होती है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। अगर आपको अब भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।